राजस्थान के रण में प्रदेश के दोनों ही दलों के प्रमुख चेहरे अब मोर्चा संभाल चुके हैं। तस्वीर नई नहीं है, यहां भी और अन्य प्रदेशों में भी इन दिग्गजों में टक्कर हो चुकी है। अलग सिर्फ इतना है कि दोनों अपने अपने एजेंडे पर टिके हैं जो राजस्थान स्पेसिफिक है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक तरफ पीएम मोदी जमकर गरज रहे हैं, कांग्रेस सरकार के 5 सालों की एक एक घटना जिसने सरकार को झुलसाया था उसे हवा दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी एक ऐसी पिच बनाने के मूड में है जिसके जरिए 2024 में भी बल्लेबाजी की जा सके। आज जिन मुद्दों को दोनों ने उठाया वो खड़े करते हैं कुछ सवाल जिन पर रहेगा आज का प्रश्नकाल। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए दोनों का धारदार धुआंधार प्रचार की एक झलक। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छूमंतर कर दिया है। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फर्जी मामले दर्ज करा रही है। और गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी वाली नहीं कि भैया 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे। कोविड के समय भैया थाली बजाइए, मजे लीजिए, थाली बजाइए, चलिए थाली बजाइए। मोबाइल फोन की लाइट ऑन करिए, वहां लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है। और मेरे साथ जो आज गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के लीडर हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी के लीडर निमिषा गौड़ जी और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं और वो फ्रंट से खेल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में गहलोत लीड कर रहे हैं, पर आज लगा कि राहुल को फ्रंट सीट पर या ड्राइविंग सीट पर बिठाया गया। देखिए स्वप्निल जी, जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस के खिलाड़ी, कांग्रेस के बैट्समैन उसको खेल नहीं पा रहे हैं। आप देखिए कि उनके बाउंसर, उनके जो है वो जो आ रहे हैं तो उस पे क्लीन बोल्ड होते दिख रहे हैं। जो कांग्रेस कुछ समय पहले तक बहुत ताकतवर दिख रही थी राजस्थान में और यूं लग रहा था कि उसके सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं रही है, क्योंकि 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी देखिए बिल्कुल जो है फ्लॉप रही, कुछ किया नहीं, पर्दे के पीछे थे, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभाई थी। लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर आप देखिए कि किस तरह की कैंपेनिंग की गई, किस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार की गई कि लगातार कांग्रेस पे आक्रमण होते रहे। उसको डिफेंड करने वाले नेता सामने नहीं आए। आज देखिए आज हालत क्या हो गई है कांग्रेस की, अकेले मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ता है। चाहे प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पे को घेर रहे हो, चाहे जो है राजनाथ घेर रहे हो, चाहे जो है गृह मंत्री जी घेर रहे हो, यानी उधर से तो बड़ी टीम है, बड़ी लंबी फहरिस्त है, और इधर से केवल एक मुख्यमंत्री जी रह गए हैं जो उनको जो है काउंटर करते हैं। राहुल गांधी, जहां तक देखे राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी वही पुराने मुद्दे ला रहे हैं जिसका नहीं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि फाइनल मोमेंट पर विधानसभा चुनावों में मोदी वर्सेस राहुल की तस्वीर बनाने की कोशिश है जो पहले भी कई राज्यों में कांग्रेस ने की है? देखिए निश्चित रूप से, लेकिन ये लेट कर दिया है, ये ऐसा पहले होना चाहिए था। अभी जो है जिस तरह से मोदी गरज रहे हैं, राहुल गांधी यूं लग रहा है कि वो पिछड़ रहे हैं अन्यथा। और फिर आप देखिए कि ये कोई फाइनल मैच नहीं है स्वप्निल जी, क्योंकि आप देखिए कर्नाटक में भी नकार दिया, मोदी ऐसे ही गरज रहे थे, कर्नाटक में भी पब्लिक ने नकार दिया था, हिमाचल में भी पब्लिक ने नकार दिया। यानी ये कोई ये इसका अपन ये नहीं ले सकते। लेकिन जहां तक प्रचार है, जहां तक जो अटैक काउंटर अटैक, ये इनका जहां तक प्रश्न है तो उसमें ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पिछड़ रही है। कांग्रेस को इसका पूरा जवाब देना चाहिए। ठीक है जी स्वप्निल जी। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा पर आप में पेशेंस भी बहुत है, आप पूरा सवाल सुन लेंगे। प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूं,
आप चाहते हैं कि बीजेपी जाति पर बात करे, जातिगत जनगणना पर बात करे। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस जाति पर बात क्यों कर रही है? एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जिस पर आज तक आप मिसालें देते नहीं थकते। आप ही का नारा था जात पर न पात पर। आप भी जानते हैं जाति लोगों को बांट देती है। बीजेपी उस पिच पर आना ही नहीं चाह रही है। आप क्यों उस पर टिके हुए हैं? आपने आज भी, राहुल गांधी ने आज भी कहा कि जातिगत जनगणना सिर्फ हम करा सकते हैं। आप जाति पर बात कर रहे हैं, आप इसे जाति पर ला रहे हैं। स्वप्निल जी, देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने जनगणना की जब बात कही है, उसका सीधा सा मतलब है कि देश में आदिवासी और दलित वर्ग जो है उसकी वास्तविक संख्या पता लगना चाहिए, क्योंकि ये दो वर्ग हैं जो अपेक्षित है और सरकार के पास इनकी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस वर्ग को, जो वर्ग ये दलित और आदिवासी का वर्ग है, पूरे देश में है, राज्य में इनकी अच्छी खासी संख्या है। जब तक इनका उत्थान नहीं होगा देश का कल्याण नहीं हो सकता। ये एक बहुत अच्छी बात कही है कि देश के, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, गरीबी रेखा, सुनिए, आप गरीबी रेखा से नीचे लाना चाहते हैं। 85 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, जो आप फ्री में खाना दे रहे हैं। ये बात बार बार आती है। सवाल यह है कि क्या किसी देश की विकासशील की योजना में गरीबों को खाना मुफ्त बांटना कोई विकास की प्रक्रिया है? आप समझ सकते हैं कि हम नहीं चाहते। बात तो आपने भी की थी ना, आप भी तो पीठ थपथपाते हैं। सुनिए जी, हम उनको पहचान कर उस वर्ग को हम सामने लाना चाहते हैं और उन प्राथमिकता लाकर उस 85 करोड़ लोगों को उस गरीबी की रेखा से निकालना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी प्रचार में उतर रहे हैं तो उनको दो बातों का जवाब देना चाहिए। एक तो ये कांग्रेस के रहते हुए बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाने में कैसे सफल रही? आप तो भारत जोड़ चुके हैं ना कि यात्रा निकालकर। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराएंगे, तो वो भी तो भारत जोड़ो में सभी एक हैं वाले फील के अगेंस्ट है। ये स्वप्निल जी हमारा पूर्व का एक प्रयास है और हमारा कमिटमेंट है कि हम पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। उसके साथ साथ राहुल गांधी जी साफ साफ ये बात कहते हैं कि वो हिंदुओं और अल्पसंख्यक जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने समाज को बांटने का काम किया, समाज को बांट करके उन्होंने राजनीति करने का प्रयास किया, वो कर रहे हैं। और आज भी जिन बातों को लेकर बात कर रहे हैं उसके लिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। उनको वोट दिया विकास के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है सर, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। मैं निमिषा जी के पास भी जाता हूं, उन्होंने उनका एक भी पालन नहीं किया और वो उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो मुद्दे उनकी प्राथमिकता थे ही नहीं। हाँ, ठीक है सर, मैं निमिषा जी के पास जाता हूं। अब निमिषा जी, आपसे भी पहला सवाल थोड़ा सा बड़ा मैं लूंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं आप भी काफी पेशेंस रखती हैं, इसलिए आप भी मेरा साथ देंगी। निमिषा जी, मैं ये कह रहा हूं कि कैसा भी अवसर हो, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में उससे जुड़े शब्द आ जाते हैं। आज क्रिकेट का महामुकाबला है तो उन्होंने क्रिकेट की पूरी टर्मिनोलॉजी अपने भाषण में रखी। उन्होंने एक स्पेसिफिक बात कही कि जब टीम खराब है तो रन क्या बनाएंगे। वो कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बारे में बोल रहे थे, लेकिन एक बड़े लंबे समय तक तो बीजेपी की टीम भी खराब लगी। जब जयपुर में प्रदर्शन हो रहा था तो राजे का बर्थडे मनाने के लिए बहुत से लोग वहां चले गए। विधायक दल की बैठक होनी थी तो 21 लोग आते नहीं हैं। टीम तो खराब फिर आपकी भी एक समय लगी। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और एक परिवार एकजुटता के साथ कांग्रेस के त्रस्त कुशासन से त्रस्त राजस्थान की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। भाजपा एक परिवार है, भाजपा एक अनुशासित संगठन है और एक ऐसा संगठन है जो मां भारती की सेवा के लिए समर्पित है। अब मैं आती हूं कांग्रेस की बात पर। कांग्रेस के मेरे भाई कह रहे हैं कि हम दलितों की चिन्हित करते हैं, हम दलितों की चिंता करते हैं, हम आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने भाई से प्रश्न पूछती हूं कि जब भारत में दलित राष्ट्रपति को चिन्हित करना था तो आपके राजनीतिक दल ने उसका पुरजोर विरोध किया था, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। अब हमने जब एक आदिवासी महिला को चिन्हित किया और उनको राष्ट्रपति बनाया जाना तय किया गया, तब भी कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। इतने ही पर नहीं रुके स्वप्निल जी, ये आगे बढ़े। राष्ट्रपति जैसे विरोध वाला एक बयान याद दिलाइए, को तोड़ते हुए विरोध वाला एक भी बयान याद दिलाइए, रामनाथ कोविंद जी के विरोध वाला एक भी बयान याद दिलाइए। जी देखिए, आप दलितों के साथ राजस्थान में कितनी दरिंदगी हुई है, चाहे दलित महिला का। नहीं निमिषा जी, जो आपने पॉइंट बोला मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। रामनाथ कोविंद जी का अपोज का कोई तो बयान याद दिलाइए। कांग्रेस ने उस समय सिर्फ इतना कहा था कि अनअपोज्ड कोई इलेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम प्रत्याशी उतार रहे हैं।
मैं कह रहा हूं अपोज करने वाला बयान याद दिलाइए। आप कह रही हैं कि उनका विरोध किया, उतारना ही अपने आप में एक विरोध है। आप भी यदि तो उतारते दलितों थे की मैम। मसीहा बनने का जो प्रयास कर रहे थे वो एक अपने आप में साबित हो जाता है कि विफल रहे। दूसरी, अब देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लाएंगे, हाँ, महिला आरक्षण लाएंगे, हाँ, महिलाओं की चिंता करेंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसे अनेक प्रलोभन देने वाले वोट मांगते रहे, ठीक है। लेकिन कभी एक भी सवाल नारी और, शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, महिला एक आरक्षण सवाल और मैं अधिनियम आपसे को निमिषा जी लेना डिबेट चाहता में कभी हूं। लेकर नहीं आई। निमिषा जी, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी प्रदेश के पेट्रोल डीजल की प्राइसेस गिनाते हैं तो वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स का नाम लेना नहीं भूलते, जैसे गुजरात, हरियाणा, लेकिन वो एमपी का नाम नहीं लेते। और उन्होंने आज भी जो वादा किया वो ये किया कि बीजेपी प्रदेश में आने पर पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा करेगी। वो ये बोल के नहीं गए कि हम कम कर देंगे, वो कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे। अगर समीक्षा ही करना है तो क्या आप पहले से ही बौखला कर बयान तो नहीं दे रहे हैं कि भाई प्रदेश में ही महंगा है? देखिए स्वप्निल जी, राजस्थान के हमारे पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के डेवलपर्स ने अनेक बार हड़ताल की है। वो परेशान है, उनकी व्यवस्था बिगड़ रही है, और राजस्थान की आम आवाम तो आपको बॉर्डर लाइन समीक्षा पर क्यों तो सारे करनी है? जितने भी हमारे पंजाब बॉर्डर, बात पूरी गांधी जी, हाँ, पंजाब बॉर्डर गुजरात बॉर्डर के लगते थे, पेट्रोल पंप भी बंद हो गए। कुछ किलोमीटर जाकर के हरियाणा बॉर्डर पे जाकर के डीजल भरा आते, पेट्रोल भरा आते। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को खड्डे में डालने मैम, वाली सवाल तो यही है कांग्रेस ना की कि आप ये सरकार बोलिए को कि हम वैट कम कर देंगे, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे? देखिए, समीक्षा निश्चित तौर पे होगी, चौतरफा समीक्षा होगी कि किस तरह ठीक है, से सरचार्ज लग रहा है, यहाँ पर वैट भी कम करने के प्रयास किए जाएंगे। तो अब ठीक है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा के लिए कहा है, तो निश्चित तौर पर 3 दिसंबर के बाद आप देखिएगा समीक्षा भी होगी ठीक है, और राजस्थान की जनता को राहत भी ठीक है। मिलेगी। राधेश्याम जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, आज राहुल गांधी अपने स्पीच में ये बोलते हैं कि मैंने कई बार केंद्र से पूछा भारत माता कौन है, लेकिन केंद्र ने कभी जवाब नहीं दिया। क्या इस सवाल का कोई भी औचित्य नजर आता है आपको वार पलटवार के बीच में? क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी ने भी जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक मोटा मोटा जो 5वीं 6वीं के बच्चे दे सकते हैं उसी टाइप का कोई एक्सप्लेनेशन था। वो उससे आगे जाने वाला एक्सप्लेनेशन नहीं था। जितने उम्मीद उनको उस सवाल को उठाने से लगी होगी, उसका मारक आंसर तो नहीं दे पाए वो। देखिए स्वप्निल जी, राहुल गांधी के लिए अमूमन ऐसे कहा जाता है कि वो कोई ओरेटर नहीं है। उनके बात में उनके जो है सेंटेंसेज में कोई जो है वो तारतम्य नहीं होता है। एक बात कुछ कहते हैं, फिर दूसरी बात कहीं के कुछ कह देते हैं। इसलिए उनसे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रखी जाती है कि वो कोई बहुत अच्छा भाषण देंगे और उससे जनता प्रभावित हो जाएगी। तो वो कह सकते हैं ऐसी बात। आप बताइए, वो जब प्रधानमंत्री जी राजस्थान की बात कर रहे हैं तो उन्होंने वो भारत माता की बात करते हैं कि भारत माता के बारे में वो बताएं कि कौन सी, जबकि आज प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को लेकर के देखिए झुंझुनू में बोले तो उन्होंने वीरों की धरती और क्या क्या कहा, और उसमें साथ में फिर ये कहा कि हम यहाँ के एक लाल को जो है उपराष्ट्रपति बनाते हैं। तो अशोक गहलोत कहते हैं कि ये यहाँ क्यों आते हैं, बताइए, यहाँ के बेटे यहाँ नहीं आएंगे क्या? इस तरह के एक संवेदनात्मक जो प्रश्न वो करते हैं और इस तरह से जो अटैक करते हैं उसका राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाते। देखिए राहुल गांधी कहीं की बात कहीं कहते हैं। यदि प्रियंका की बात की जाए, अशोक गहलोत की बात की जाए, खड़गे की बात की जाए, तो फिर भी वो युक्ति युक्त जो है जवाब देते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसा करते नहीं है। तो इसलिए उनके अनेकों बार तो उनके भाषण हास्यास्पद बन जाते हैं। और मैं नहीं समझता कि राजस्थान में चुनावी बैतरणी को वो पार ले जा पाएंगे। मुझे तो लग नहीं रहा ऐसा। क्योंकि देखिए यहाँ यदि सचिन पायलट को ये सही काम में लेते, यदि जो है प्रियंका को सही काम में लेते, गहलोत को, तो इनकी जो है इनकी तिगड़ी जो है वो कुछ काम कर सकती थी। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब देखिए इसमें जो चुनावी प्रचार है, इसमें वाक युद्ध जो चल रहा है, इसमें जो है कांग्रेस सीधे तौर पर पिछड़ती नजर आ रही है। उसका एकमात्र कारण यही है। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, ये भारत माता कौन है वाले सवाल का औचित्य क्या था? मतलब राहुल गांधी क्या चाहते थे? और उसके बाद कोई ऐसा फिलोसफिकल वो डेफिनेशन तो लेकर नहीं आए जिससे लगे कि हाँ यार ये बात तो हमें कभी नहीं पता थी। मतलब वो क्या चाह रहे थे इस सवाल से बताना या करना, या जो भी आप इसको ले लें? देखिए
राधेश्याम जी तो आजकल आज भाजपा के रंग में रंगे हुए हैं, मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं होकर के वो भाजपा की बात बोल रहे हैं। नहीं सर, सवाल ये नहीं है कि सवाल आप कांग्रेस का था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पर बोला, लेकिन इससे पहले वो बीजेपी पर बोल चुके हैं। खैर, आप कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं तो कांग्रेस पे हम बोलने के लिए तो भाजपा बैठी थी आपके बगल में। जब तक आप समझिए इस बात को राधेश्याम जी, राधेश्याम जी आप विश्लेषक हैं तो आप विश्लेषण कीजिए। आप कांग्रेस से लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, वो आपके इस नहीं तो प्रदीप जी भूमिका है वो आपको ठीक है, लेकिन प्रदीप जी लेकिन प्रदीप जी 2 सेकंड मैं एक बात यहां पर क्लियर कर दूं कि जब मेरा पहला सवाल, जब मैं पहली बार राधेश्याम जी के पास गया था, प्रदीप जी उन्होंने बीजेपी की भी खामियां गिनाई। मुझे नहीं लगता कि आप एक सवाल में उनके जवाब पर आपके लिए उचित नहीं है, इस भूमिका के लिए आप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी मैं आपसे आपसे पूछ रहा हूँ, प्रदीप एक बात बताइए, राधेश्याम जी 2 मिनट मैं बोलता हूँ। प्रदीप जी मेरी बात सुनिए, उन्होंने आपके 3-4 लीडर्स की जमकर तारीफ की और सिर्फ एक लीडर की खामी निकाली, इतना कांग्रेस पार्टी के नेताओं के तक उन पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत जी बेहतरीन ऑरेटर है, खड़गे जी बेहतरीन ऑरेटर है, प्रियंका गांधी जी बेहतरीन ऑरेटर है, तो इसमें बुराई कहाँ है? इसलिए राजनीतिक की भूमिका में न्याय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी सवाल पर आ जाएं प्लीज सवाल पर आ जाए प्रदीप जी। सवाल सिर्फ इतना है कि भारत माता कौन है के सवाल से राहुल गांधी चाहते क्या थे? कमजोर वर्गों की पैरवी करते हुए राजनीति की बात करते हैं। हाँ। चाहे भारत माता की बात हो, भारत माता की बात को करके प्रधानमंत्री जो है लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। भारत माता में सेना को जिस तरह दुरुपयोग किया है, अच्छा। आज भी सेना पर जवानों की मौत हो रही है, लेकिन जितने अच्छे से प्रदीप जी आपने समझाया ना, उतने अच्छे से राहुल गांधी नहीं समझाया, सिर्फ इतनी सी बात थी। वीरों की शहादत रोज होती है, लेकिन प्रधानमंत्री उनका उल्लेख नहीं करते। ठीक है, उन्होंने सेना पर जो प्रयोग किए हैं, ठीक है, उससे सेना की उपयोगिता पर उन्होंने चिंता पैदा की है। ठीक है, प्रधानमंत्री भारत माता का उपयोग अपने रक्तदान में कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। ठीक है, निमिषा जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। ठीक है निमिषा जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। नो डाउट बहुत बैकलैश कांग्रेस ने सहा था जब शांति धारीवाल का एक बयान आया था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी अपने स्पीचेस में शुमार भी कर रहे हैं और कांग्रेस पर हमला भी बोल रहे हैं। लेकिन उतना ही निंदनीय बयान रमेश बिधूड़ी का भी था, जो प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्हें एक चुनाव का प्रभार भी सौंपा गया है। उतना ही निंदनीय बयान था, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट गालियां थी। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है एक इशू पर बीजेपी की? देखिए स्वप्निल जी, जब राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान की विधानसभा के पटल पर बहुत ही गंभीर चिंतन और विमर्श हो रहा था कि एनसीआरबी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और बहुत ही गंभीर और बहुत ही जिसे कहते हैं दुखद ये चर्चा हो रही थी, जहां पर अन्य हमारी महिला विधायक भी थी और मंत्रीगण भी थी कांग्रेस की, और वहां पर एक ऐसा बयान दिया जाना कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, और उसके बाद कांग्रेसियों का खिसिया के हंसना, बिधूड़ी ने भी इतना पीड़ा दे गया भी तो सदन में ही बयान दिया था ना, बच्चों के साथ दरिंदगी हुई है। बिधूड़ी ने भी तो सदन में ही शब्द निकाले थे ना, और उसके बाद आप देखिए हालात यही नहीं रुकते हैं स्वप्निल जी, आप इसको ढक नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी बोलते ही तो फर्जी, प्रधानमंत्री जी ने की भाषा देखिए, प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के लिए क्या कहा, आप इसको उसी शरीर की पत्नी के बारे में क्या कहा। ये प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की औरतों को सम्मान करते हैं, ये उचित मानते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री काम करेगा तो प्रदीप हर कांग्रेस की काम निमिषा जी उसको सुनती है, समझना पड़ेगा। निमिषा जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपकी बात सुनी। महिलाओं के बारे में 2 मिनट प्रदीप जी, 2 मिनट। प्रधानमंत्री ने अक्सर किया महिलाओं के बारे में, उसके बारे में जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलेंगे और आप इस तरह बातें करेंगे, आप भी इंटर करेंगे मेरे बीच में, मैं जब बोल रहा था आप दोनों के बीच में, आप समझिए इस बात को। दो मिनट प्रदीप, मैं बोल रहा था आप इसे बोल रही थी, तो आप बताइए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में जो अपडेट गए उसकी बात कीजिए आप उससे। ठीक है प्रदीप जी, मैं पूछता हूँ, मैं पूछूंगा प्रदीप जी, मैं पूछूंगा की पत्नी के बारे में जो बयान दिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड दीदी और दीदी, तो प्रधानमंत्री ने कहा अगर प्रधानमंत्री देश का ये दिशा निर्धारित कर सकता है तो देश की राजनीति में प्रदीप जी प्लीज, ठीक है प्रदीप जी 2 मिनट प्लीज। निमिषा जी
निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी मेरी बात तो सुनिए, निमिषा जी मेरी बात सुनिए, निमिषा जी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप ये कह रही हैं कि विधानसभा के सात्विक पटल पर, विधानसभा के पवित्र पटल पर शांति धारीवाल ने बयान दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश की संसद के पटल पर बिधुड़ी ने एक बयान दिया, वो निंदनीय क्यों नहीं था? आज तक बीजेपी ने उठ के ये नहीं कहा है कि बिधुड़ी का बयान निंदनीय था। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये बीजेपी की हिपोक्रेसी नहीं है? सवाल मैंने एकदम स्पष्ट पूछा, इस पर जवाब दीजिए ना। देखिए, किसी भी तरह से घावों पे मरहम लगाने की जगह आप घाव कुरेद रहे हैं, क्योंकि मर्दों का प्रदेश कहने के बाद राजस्थान के आंकड़े कई गुना तेजी से बढ़े, और इतने बड़े प्रधानमंत्री ने जो कहा उसकी बात कीजिए। प्रधानमंत्री ने और आपके सांसद ने जो बयान दिया उसके बारे में जो सपने की पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, उससे भागने की मत कीजिए। जो सवाल पूछा गया मत कीजिए, आपके सांसद के बयान का जवाब दीजिए। सपील जी पूछ रहे हैं आपसे, उसका जवाब दीजिए। ये जवाब देते हैं सपील जी, भागते हैं लोग, ये पुरानी बातें करते हैं। लेकिन 2 सेकंड प्रदीप जी, मेरा एक सवाल दरअसल आपसे भी है। प्रदीप जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब सीएम अशोक गहलोत ने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री गारंटी दे कि हमारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, फिर उस बात को क्यों लाना? 2 सेकंड प्रदीप जी प्लीज, निमिषा जी नहीं, आवाज आपसे सुनी नहीं जाती है। 2 मिनट निमिषा जी प्लीज। डिबेट में भी ये हाल है, नहीं कांग्रेस का प्रतिनिधि बोलने नहीं दे रहा है, लगातार बीच में बोल रहा है, निमिषा जी प्लीज, सम्मान करना नहीं आता। ठीक है निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी 2 मिनट प्लीज। प्रदीप जी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सीएम गहलोत ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये तो बता दे कि हमारी योजनाओं को तो बंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने बता दिया नहीं करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी आई तो योजनाएं बंद हो जाएंगी, बैंक अकाउंट्स में पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट ट्रांसफर तो मोदी सरकार की तरफ से ही हुआ था ना, अभी भी तो पैसा आ रहा है। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि सच में थोड़ा सा झूठ मिलाकर लोगों के बीच में परोसा गया? देखिए फिर आपसे कहना चाहता हूं, गैस की सब्सिडी बिना घोषणा के बंद कर दी गई। आज सब्सिडी किसको आ रही है? देश में राजनीति में आप समझ गए कि देश में गैस के सिलेंडर की जो सब्सिडी आती थी, जो यूपी सरकार ने शुरू की थी, उनको उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। आप समझिए, झूठ नहीं, ये असलियत है कि सब्सिडी, गैस की सब्सिडी बंद कर दी गई। सब्सिडी अपने चयनित लोगों को मिल रही है, अपने राज्य में जहां बीजेपी सरकार है वहां मिल रही है। लेकिन जो भी सरकारें हैं उनसे भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, और पूरी योजनाओं में भेदभाव बरतते हुए फंड आवंटन जो वित्त आयोग है भारत का, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राज्यों में गैस की सब्सिडी मिल रही है और जहां कांग्रेस है वहां नहीं मिल रही है। आप ये कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या विपक्षी दलों की सरकारें, वहां पे गैस की सब्सिडी नहीं मिल रही, बीजेपी के स्टेट्स में मिल रही है। वहां फंड रिलीज नहीं हो रहे हैं, फंड रिलीज नहीं हो रहे, उनके फंड रोके जा रहे हैं। निमिषा जी इन्होंने प्रभावित किया हुआ। निमिषा जी जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं, इतना गंभीर आरोप लगाए तो जवाब ले लेते हैं। निमिषा जी, केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा कांग्रेस अपने नाम से बता रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जितनी भी सब्सिडी है, चाहे वो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर की सब्सिडी हो, चाहे बिजली का अनुदान हो, या अन्य कोई लाभ हो, सभी योजनाएं कांग्रेस जो है केंद्र सरकार की आवंटित पैसे को खुद का बता रही है। अब देखिए कितना बड़ा झूठ बोला है कांग्रेस। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राधेश्याम जी 2 मिनट प्रदीप जी प्लीज रुक जाइए। राधेश्याम जी, 2 बातें हैं, एक तरफ है कांग्रेस, दूसरी तरफ है बीजेपी। एक तरफ हम कांग्रेस की सभाओं में आने वाली भीड़ देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम बीजेपी की आने वाली भीड़ देख रहे हैं। लेकिन जब हम बात मोदी वर्सेस राहुल की करते हैं तो मोदी की सभाओं में जुटने वाली भीड़ और राहुल की सभाओं में जुटने वाली भीड़ को हम कंपेयर करते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इस कम से कम लोगों के बीच में पैठ वाली सियासत में कोई आपको भारी नजर आ रहा है? क्योंकि दोनों ने अपने अपने एजेंडे क्लियर कर दिए हैं, 23 जीतना है और 24 पर निगाह रखना है। देखिए जैसे अभी प्रदीप जी ये कह रहे थे, मैं इनका बड़ा आदर करता हूं, क्योंकि अनेक बार हम साथ में जो है डिबेट में रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारती जी आप जो है बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं। मैं इनसे नम्र निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं किसी रंग में नहीं रंगा हुआ। मैं तो बल्कि ये बता रहा हूं कि जब एक युद्ध के मैदान में 2 सेनाएं लड़ रही हैं, 2 योद्धा खड़े हैं, तो एक योद्धा अटैक कर रहा है, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप बताइए, आप पूर्वांचल के मामलों को लेकर के क्यों नहीं उजागर कर रहे, जहां पूरी तरह से केंद्र की सरकार फेल हो रही है? म्यांमार से जो है किस कदर जो है रोहिंग्या उग्रवादी आ रहे हैं, किस तरह से बांग्लादेश से आ रहे हैं, आप डिफेंड कर ही नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूं
इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपके नेता जो है वो जो है पब्लिक के बीच में जाकर के घेरने का काम करते नहीं है। चलिए, तो अब ऐसे में बताइए कि शुक्रिया आप मैं सभी का मैं क्या मेरे साथ कर जुड़ने सकता के लिए और इस हूँ? चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्रश्नकाल। उम्मीद है कि मोदी वर्सेस राहुल के तमाम इश्यूज को हमने इस आधे घंटे में कैटर किया होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।